फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक पे हम 11 फरवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज वैसे भी रविवार का दिन है तो थोड़ा सा कई मुद्दे कम रहते हैं न्यूज़पेपरों में, फिर भी तीन मुद्दे हैं, तीनों इम्पोर्टेंट हैं। और जो समाचार है, जैसे जो चीज़ें बता रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन इसके दीर्घकालीन आप उसको परिणाम, इसके प्रभाव देख सकते हैं। जैसे पहला ही मुद्दा है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, 7वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, वह और भारत क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है, इसको शुरू करने में ही भारत का विदेश मंत्रालय है उसकी मेन भूमिका होती है। ठीक है, तो इसका 7वां सम्मेलन हुआ है, उसमें हम समझेंगे कि कैसे इंडियन ओशियन रीजन क्या है, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस क्या है, इंडियन रीजन जो है ओशियन का रीजन का क्या महत्व है, सब चीज़ें इसको विस्तार से समझेंगे। दूसरा समाचार है वह है कि इजराइल की एक चिप निर्माता कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर, उसने जो है भारत में $8 बिलियन यानी 8 अरब डॉलर, तकरीबन आप 66,000 करोड़ के लागत की जो है चिप निर्माण की, माइक्रो सेमीकंडक्टर चिप निर्माण की योजना के लिए जो है उसने प्रस्ताव दिया है। और यह प्रस्ताव जो है सरकार की जो चिप कंडक्टर निर्माण के लिए 10 अरब डॉलर की एक जो सहायता, जो एक योजना है ना, एक तरह से प्रोडक्ट लिंक स्कीम टाइप की, उसके तहत इसको किया जा रहा है। और अगर सरकार ने इसको कर दिया तो ये भारत में सेमीकंडक्टर चिप के लिए सबसे बड़ी परियोजना हो जाएगी अभी तक। ठीक है, तीसरा समाचार वो है कि एक है मिनरल सुरक्षा पार्टनरशिप, MSP या जो भी उसको कह सकते हो। ये अमेरिका के नेतृत्व की एक संगठन है जो क्रिटिकल मिनरल या महत्वपूर्ण जो मिनरल है उनके खोजबीन के लिए, उनके निष्कर्षण को लेकर और उनके सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए एक पहल है। जून 2023 में के बाद जो है भारत भी इसमें शामिल हो गया है। और इसको लाभ उठाने को लेकर जो है अभी खनिज मंत्रालय ने जो विभिन्न पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको कहा है कि वो इसको लेकर, इसके जरिए जो है दुनिया भर में जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण खनिज है उनमें उनके निष्कर्षण या उन तक पहुंच के लिए प्रयास करें। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चीन इसी तरह से, चूँकि पहले से भी वो जो है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर चीन में है और वो लगातार प्रयास अफ्रीका आदि देशों में कर ही रहा है, तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो ही जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या मतलब है हिंद महासागर 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2024। 2016 से ये शुरू हुआ था, हर साल होता है, भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से या उसके द्वारा ये किया गया है। और इसका जो 7वां सम्मेलन है यह ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इंडियन ओशियन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस और भारत को हम समझते हैं। देखिए, इसको इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का जो होता है ना, जो उससे IORA से इसको कंफ्यूज मत करिएगा, वह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब वो इंडियन ओशियन क्षेत्र की सरकारों के बीच में पार्टनरशिप होती है, एक वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक कॉन्फ्रेंस है, एक फोरम है जहाँ पे विभिन्न सारे मुद्दों पे चर्चा होती है। भारत का पहल है, भारत के विदेश मंत्रालय की पहल है हिंद महासागर को लेके। तो आइए इसको हम जरा डिटेल से समझते कोशिश करते हैं क्या मामला है, चर्चा में क्यों है। क्योंकि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है 9 से 10 फरवरी को 2024 को पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। और इसका जो थीम है वह है एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर जो है बढ़ना, इसका वो ठीक है। और ये अगर देखा जाए तो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस ये कहीं ना कहीं ऐसे समय में हो रहा है जब इंडियन ओशियन किसी न किसी कारण, अच्छे बुरे, मेरे ख्याल से बुरे ही कारणों को लेकर अभी कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। खासतौर से बाबल मंडेप वाला क्षेत्र है, या चीन का जो है मालदीव के साथ जो है चीन की जासूसी जहाज़ों का मालदीव का लेकर और सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ये एक चीन का बढ़ता प्रभाव, समुद्री डकैती और मलक्का के क्षेत्र में भी इसी तरह के खतरे, और ये सारी परिस्थितियों में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूंकि ये भारत के विदेश मंत्रालय के ही पहल से इसकी शुरुआत की गई है, एक चर्चा का एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसको पहले गहराई से समझें कि क्यों इसको शुरू किया गया था, क्या इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र क्या है। अगर पहले हम इसको देखें तो देखिए, ये हिंद महासागर
यहाँ से शुरू होता है। इसमें ये भी पोर्शन आ जाता है थोड़ा सा, ये पूरा लेकर, ये भारत भी इसमें शामिल है, पाकिस्तान, ईरान, और ये सऊदी अरब नहीं शामिल है। ये यहाँ से हिस्सा जो है इसका, इन देशों का, ठीक है। ये यानी हिंद महासागर के क्षेत्र के जो तटीय देश हैं, उन पूरे तटीय देशों का जो है ये जो कहते हैं उसको हिंद महासागर कहते हैं। इसके उत्तर में देखिए तो फारस की खाड़ी है, अरब सागर, ये पाकिस्तान है, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम में इसके जो है ये यमन है, और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जो है पूर्वी भाग है, ठीक है। और पूरब में आप देख सकते हैं कि ये मलक्का स्टेट से इधर जो ये देश है ऑस्ट्रेलिया तक ये पूरा फैला हुआ है। और इसके बारे में अगर बात कहा जाए, इसके जरा सा इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया तट तक फैला है, उत्तरी सीमा अरब प्रायद्वीप से, दक्षिणी सीमा श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से, और हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो लगभग 70.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर यानी 7 करोड़ 6 लाख मिलियन वर्ग किलोमीटर करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये तो चलो ज्योग्राफिकल हो गई। इसका जो महत्व है उसको जरा समझें तो इसको एक, मैं बार बार जब भी हिंद महासागर पढ़ाता हूँ या जब भी महासागरी बात पढ़ाता हूँ तो एक 80 महान का नाम बताता हूँ। वो कह सकते हो कि सामुद्रिक शक्ति या ओशियन पावर में सिर्फ नेवल पावर नहीं होता है, उसमें ब्लू इकॉनमी क्षमता भी होनी चाहिए देशों की, कि समुद्र के संसाधनों का उपभोग करने में देश की जनसंख्या यानी समुद्र पे कितनी निर्भर है या समुद्र के संसाधनों का कितना उपभोग कर सकती है, ठीक है। तो अगर ओशियन पावर के दृष्टि से देखा जाए तो उसके वो बहुत बड़े विचारक हैं 80 महान। उन्होंने एक बात कही थी कि 21वीं सदी हिंद महासागर की होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कही थी कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय भूमिका है, यानी कि वो ये बात समझते थे कि ये जो छोटा सा सागर का क्षेत्र है ये 21वीं सदी का भविष्य तय करेगा। 21वीं सदी का ये भविष्य, उन्होंने 18वीं 19वीं 20वीं वो कहा कि वो भले उधर रहा हो, अटलांटिक रहा 19वीं सदी, लेकिन 20वीं जो है 19वीं 20वीं जो है, लेकिन ये जो है 21वीं सदी इसकी होगी। हालांकि अमेरिका जो उनके सिद्धांतों को ही अपना के आगे चलता, वो इसको इंडो और पैसिफिक, वो पैसिफिक क्षेत्र और इसको मिला के वो महत्व देता है। तो चाहे इंडो पैसिफिक मान लो और चाहे ऐसे ही मान लो, इंडियन ओशियन के महत्व को किसी भी आधार पे उसके स्ट्रेटेजिक महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और अगर आप देखें भारत का, देखिए यहाँ पे ये इतना ये है, और इसके कारण एक बड़ा जो है इसका जो है, और यहाँ के कारण तो ये, और यहाँ तक जो है, तो ये हमारा अंडमान निकोबार है, ये हमारा यहाँ पे लक्षद्वीप है, और ये मालदीव है, ठीक है। तो ऐसे में भारत की उपस्थिति हिंद महासागर में केंद्रीय है, क्योंकि इससे पास होने वाले एक जलडमरू मध्य, ये मलक्का स्टेट इसे बोला जाता है, छोटा सा क्षेत्र है जो जहाजें यहाँ से निकल के इधर से इधर चलती हैं, और एक यहाँ पे बाब अल मलडेब क्षेत्र बोला जाता है, यहाँ से ये वाला क्षेत्र जो है, इन दोनों को चोक पॉइंट से एक प्रमुख व्यापार परिवहन है। और देखा जाए तो यहाँ पे भारत की नौसेना की स्थिति यानी भारतीय उपस्थिति, और यहाँ से भी भारत के तट के आसपास और जिस तरह से भारतीय नौसेना अपनी भूमिका निभा रही है, वो 80 महान की जो बातें हैं कि 21वीं सदी हिंद महासागर की है और हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय भूमिका है, इन दोनों बातों को एकदम चरितार्थ करती है। इसको आप समझ लीजिए कि हर देश के स्ट्रेटेजिक थिंकर ये दिमाग में उनके चलता रहता है, भले दिखाई दे चाहे न दे, वो कहें या न कहे, लेकिन उनको ये बात समझ में आता है कि 21वीं सदी हिंद महासागर की है और भारत उसमें केंद्रीय भूमिका अदा करता है। तो जो दुनिया के और देश होंगे वो हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति चाहेंगे, और या तो वो भारत से अच्छा संबंध चाहेंगे या तो वो भारत को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। यही चीज कर सकते हैं हिंद महासागर को लेके। तो ये जो इस भारत को भी चूंकि उसकी केंद्रीय भूमिका है, और जैसे जैसे हमारे लोगों की समुद्र पे निर्भरता बढ़ रही है, शुरू में देखो हमारे यहाँ तो हमारे लोग जो है समुद्र को लेकर थोड़ा सा उतने इच्छुक नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने यहाँ ही संसाधन इतने थे, हमारा पेट भर जाता तो हमको यात्रा करने की बहुत ज़रूरत नहीं थी। और कुछ धार्मिक वो भी थी कि समुद्र यात्रा इस तरह की चीज़ें जो है हमारे लिए जो है धर्मशास्त्र के थोड़ा सा अगेंस्ट थी। उन सब का प्रभाव जो हुआ, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं भारत जो है
दक्षिण के कुछ एंशियंट राजाओं को छोड़ दिया जाए तो समुद्र शक्ति का हम बहुत विकास नहीं कर सके, यानी हमने समुद्र के महत्व को उतना नहीं समझा। हालांकि ब्लू इकोनॉमी के रूप में अब धीरे धीरे हम उधर प्रयास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भारत की जो बहुत सारी पोर्ट निर्माण कंपनियां हैं और इस तरह की कंपनियां हैं जो यहाँ तो जैसे आप अदानी का नाम लिया जा सकता है, वो यहाँ तो छोड़ो, वो हाइफा पोर्ट जैसे और दुनिया के अन्य पोर्टों पर भी अपने पोर्ट बना रहा है। यानी कहीं ना कहीं भारत और भारत की जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो समुद्र शक्ति के विकास में अपने महत्व को लगातार बढ़ती जा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा समुद्र पे निर्भरता बढ़ती जाएगी, हमारी समुद्री ताकत बढ़ती जाएगी, हमारी जो है नौसेना को भी अपने आप उसी अनुसार उसको अपने आप शक्तिशाली हमें बनाने की ज़रूरत पड़ने लगेगी, और वो हो ही रही है। और ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ज़रूरी है इस हिंद महासागर के महत्व को देखते हुए। तो आइए चलिए हिंद महासागर के महत्व को भी थोड़ा देख लिया जाए। देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र जो है का भू राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा और पर्यावरणीय महत्व बहुत अधिक है। इस संस्थान इसके तेल, गैस, शिपमेंट सहित एक प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्ग परिगमन बनाता है। इसमें मलक्का जलडमरू मध्य है, बाब मलदेव जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोक पॉइंट हैं, और वैश्विक जनसंख्या का 64% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 60% हिस्सा यही हिंद महासागर साझा करता है। और साथ ही में अगर चुनौतियों की बात करें तो आतंकवाद, समुद्री डकैती, समुद्री चुनौतियों जैसे सुरक्षा खतरों का भी इनको सामना करना पड़ता है। देखिए, ये मलक्का जलडमरू मध्य और बाल अमनदेव जलडमरू मध्य अगर देखें तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यानी ये जो स्वेज नहर के लिए रास्ता जाता है, और एक यहाँ पे है ये वाला। ये दो जो अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवहन को पूरे मैप को देखोगे तो यहाँ से चलते हुए ऐसे जाते हुए इधर पास होते हुए एक पनामा नहर से उधर निकलती है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय आप कह सकते हो एक नौपरिवहन का हाईवे है, सुपर हाईवे है, जो इससे पूरे दुनिया का व्यापार इसी से घूम फिर के इन्हीं से होता है। उसमें से दो की अवस्थिति हिंद महासागर में है, और इन दोनों कहीं ना कहीं जो है इसकी अवस्थिति और ये दोनों इससे तो 64% व्यापार, और ये चीन की तो ये दुखती हुई रग है, इसी से बचने के लेकर वो सारा प्रयास करता रहता है, अपने जहाज यहाँ भेजता है, इधर ग्वादर बंदरगाह बनाता है और भी सारी चीज़ें करता है इस मलक्का जलडमरू मध्य के जो है उसको एक सुरक्षा चुनौती को लेके। जैसे वो हमारे यहाँ चिकन नेक की बात आती है ना यहाँ पे, कि इधर से अगर वो कब्जा करके ये 18-20 किलोमीटर का इलाका, उसी तरह से वो अंडमान निकोबार के कारण यहाँ पे लगता है कि अगर वो कुछ भी ऐसा होगा भविष्य में तो भारत इसको रोक के एक जो है एयरपोर्ट क्राफ्ट कैरियर लगा के उसके समस्त व्यापार और परिवहन ऊर्जा आयात को लंबे समय तक रोक सकती है। इसलिए चीन की चटपटाहट यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र का महत्व तो आपको बता ही दिए थे। आइए हिंद महासागर का सम्मेलन, तो ये देखिए सम्मेलन एक है, एक तरह से हिंद महासागर क्षेत्र पर केंद्रित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। एक्चुअल में यह फोरम है, फोरम यानी एक चर्चा का मंच होता है, चर्चा का मंच होता है। ये भारत के विदेश मंत्रालय का एक पहल है जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में उसमें विभिन्न हितधारकों को आपस में कैसे जो प्रमुख मुद्दे हैं हिंद महासागर से जुड़ी हुई जो अवसर है, जो चुनौतियां हैं, उनको कैसे हल किया जा सके उस पर चर्चा के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, एक संगठन है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, वो एक इंडियन ओशियन क्षेत्र के देशों का एक जो है इंटर गवर्नमेंटल जो है ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें कुछ संधि समझौते होते हैं, उसके कुछ पर्यवेक्षक देश होते हैं, वो अलग है। ठीक है, वो अलग है, भारत उसका भी उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लेकिन ये तो पूरी तरह से भारत के ही उस पर ये संचालित होती है। ठीक है, और इस क्षेत्र में यह सुरक्षा, व्यापार, सहयोग पर चर्चा करने के लिए नीति निर्माताओं, विद्वानों, व्यापारिक नेताओं और नागरिक समाज को एक साथ लाता है। ठीक है, और इसका 16 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था, 6वां ढाका में हुआ था और ये 7वां वहाँ पे हुआ था। अब यहाँ पे जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो भी इसमें, चूंकि भारत के विदेश मंत्रालय की इसमें भूमिका होती है तो वो भी यहाँ पे जाएंगे ही जाएंगे। तो उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है उसको कुछ समझें कि भारत क्या है। तो देखिए, क्षेत्र में यह समुद्री यातायात और समुद्री डकैती और आतंकवाद का खतरा है। ये क्षेत्र हिंद महासागर क्षेत्र में खतरा बताते हैं किसकी? समुद्री यातायात की सुरक्षा। अभी आप लोग देख ही रहे हैं, हूती विद्रोही, समुद्री डकैती जो आपको हम पढ़ा भी चुके हैं, वैसे भी आप जान लीजिए सोमालिया डकैती और जो इधर मलक्का स्ट्रेट के आसपास होती है, आतंकवाद का खतरा बना हुआ है। और इसको लेकर वो नौहन की स्वतंत्रता चाहते हैं, संप्रभुता चाहते हैं और स्वतंत्रता पर इन्होंने चिंता व्यक्त की है। ठीक है, साथ ही में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण
विघटनकारी घटनाएं अधिक हो रही हैं और ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण हिंद महासागर के कई सारे देशों के जो द्वीपीय देशों के अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। साथ में ईंधन, खाद्य और उर्वरक संकट IUR देशों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जो व्यापार मार्ग हैं, खासतौर से जो बाब अल मंडेब में वहाँ पे जो घटनाएं हो रही हैं उससे कहीं न कहीं ईंधन, उर्वरक और जो इस तरह के जो परिवहन है वो प्रभावित हो रहा है। और क्या कह रहे हैं ये, अस्थिर ऋण, अपारदर्शी ऋण, अव्यवहार परियोजनाएं और अविवेकपूर्ण विकल्पों से चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। ये जो ग्रीन में सारी कुछ बात कही गई है, ये सब कुछ विदेश मंत्री जी इनडायरेक्टली चीन के लेकर कह रहे हैं। वो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का सम्मेलन हुआ था, उसमें भी उसके सहयोगी देशों को कह रहे थे कि चीन के द्वारा जो ऋण दिया जाता है वो सस्टेनेबल नहीं होता है, ओपेक होता है और परियोजनाएं ऐसी चलती है जो अव्यवहार्य हैं और उसमें अविवेकपूर्ण विकल्प प्रस्तुत करते हैं। जैसे चीन का श्रीलंका में है हम्बनटोटा बंदरगाह। अब बंदरगाह डेवलपमेंट करना हो, उसको लेकर चीन ने इतना उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर वहाँ खर्च किया जो कि अनावश्यक था। उसकी ज़रूरत, वो चीन को तो ज़रूरत है लेकिन श्रीलंका को लेकर उसका ज़रूरत नहीं था और श्रीलंका के ऋण को वो बढ़ाया। इसी तरह से चाहे इंडोनेशिया की बात करो, इसी तरह से चाहे लाओस की बात करो, यानी जो BRI प्रोजेक्ट के जितने भी बेल्ट रोड इनिशिएटिव को BRI बोलता जाता है, उसके जितने भी देश हैं उनमें से कहीं न कहीं सबको, यहाँ तक कि सीपेक की जो है आलोचना भी बलूचिस्तान या पाकिस्तान में सुनाई देती है, जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन दोनों जो है, जो सीपेक है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान चीन की BRI प्रोजेक्ट की सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही एक प्रोजेक्ट है जो चीन को भारत को बाईपास करने का अवसर देता है अकस्मात काल पे। और ये बात भी A.T. महान ने ही अपनी बताई थी कि जो इस तरह के देश हैं उनको सागर को बाईपास करने के लिए एक स्थलीय मार्ग होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ बार बार A.T. महान, क्योंकि थोड़ा सा थिंकर, GS के लिए महत्व तो नहीं है लेकिन आपको स्ट्रेटेजिक चीज़ों को समझने के लिए महत्व हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये बात इन्होंने कही है। निष्कर्ष क्या है कि क्षेत्र के भू राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों को भी शामिल किया गया है और टिकाऊ हिंद महासागर के निर्माण के अधिक सहयोग की भावना पर बात की गई। ठीक है, चलिए दूसरा जो हम आज दूसरे मुद्दे पर जो चर्चा करें वो है कि इजराइल की एक कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर करके। ये सेमीकंडक्टर बनाने की एक प्रमुख कंपनी है। इसमें जो है, इसने जो है भारत में अपने एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन या उसको कह सकते हो सेमीकंडक्टर बनाने की प्लांट पूरा जो है स्थापित करने के लिए सरकार के से जो है अपना कह सकते हो कि अपना इंटेंट शो किया है और उसने इस जो पूरा बनाएगी उसमें $8 अरब का खर्च आएगा, यानी लगभग देखा जाए तो 66,000 करोड़ की परियोजना है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो मतलब इस समय इस 21वीं सदी और जिस तरह की टेक्नोलॉजी आगे चल रही है, जैसे हमारे लिए पेट्रोलियम और उस तरह ज़रूरी था, यह सेमीकंडक्टर चिप भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ऊर्जा है, यानी कई मामले में तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात इसे समझिए कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति के, उसमें एक कैंडिडेट ने कहा था कि हमें ताइवान को तब तक संरक्षित करना चाहिए जब तक कि हमारे पास सेमीकंडक्टर का विकल्प नहीं है। यानी कि चीन से युद्ध करने के खतरे को झेलते हुए भी अमेरिका को ताइवान को बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर के पास उसके पास विकल्प नहीं है जो कि ताइवान से सप्लाई होता है। यानी कि कहीं न कहीं सेमीकंडक्टर हमारे जो है स्ट्रेटेजिक हितों को, खासतौर से उद्योग के हितों को, आने वाली टेक्नोलॉजी को, इलेक्ट्रॉनिक्स है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या उस पर आधारित किसी भी प्रौद्योगिकी को या रिन्यूएबल एनर्जी की जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण समाचार है। और चूंकि इजराइल की कंपनी द्वारा आया है तो इसलिए और भी इसमें कई सारे स्ट्रेटेजिक पहलू हो सकते हैं जो कि हम बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि इजराइल स्थित चिप निर्माता कंपनी टावर सेमीकंडक्टर ने भारत में लगभग $8 अरब का चिप फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ये फैब्रिकेशन प्लांट माने पूरी तरह से चिप के निर्माण को से जुड़ा हुआ है, सिर्फ चिप को असेंबल नहीं करना है, पूरी तरह से निर्माण को ये जुड़ा हुआ है। और यदि टावर सेमीकंडक्टर का यह प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा तो यह भारत की $10 अरब की चिप निर्माण परियोजना में शामिल होने वाला वास्तविक निर्माण कंपनी की पहली सेमीकंडक्टर कंपनी होगी। और इससे कहीं न कहीं भारत की चिप निर्माण महत्वाकांक्षा को बड़ा
आधार मिलेगा। और जिस तरह से ये सरकार की ये जो चिप महत्वाकांक्षी जो योजना है, ये वो चीज़ है जो एक्चुअल में चीन को ज़्यादा प्रभावित करेगा। चीन को ज़्यादा, जो चीन का अभी बादशाहत है, अगर भारत चिप निर्माण के तरफ आगे बढ़ गया, उसमें ये चीज़ें कर लिया, तो कहीं न कहीं ये चीन में जो अभी जैसे क्या है, अभी हम मोबाइल में निर्माण में भले हो, लेकिन हम ज़्यादातर चीज़ें चीन से या ताइवान से या कोरिया से मंगाते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर भी निर्माण शुरू हो गया तो हमारी निर्भरता चीन पे लगभग नगण्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें टावर सेमीकंडक्टर का भारत में चिप निर्माण की योजना क्या है। तो देखिए, अगर ये सफल हो जाता है, अगर सरकार इसे सफल इसको मान लेती है, और उम्मीद है कि मान ही लेगी, तो जैसे 8 अरब डॉलर अगर निवेश आएगा, तो जो सरकार की योजना है अपने यहाँ चिप निर्माण को बढ़ावा देने की, उसका 50% सरकार खुद ही लगाएगी, सब्सिडी दे देगी। जैसे आप 8 अरब डॉलर का यहाँ पे निवेश करोगे तो उसका 50% सरकार खुद सब्सिडी के रूप में दे देगी जिन राज्यों में होगा वहाँ पे, ताकि लोग हमारे यहाँ के निवेश करें, कंपनियां लगाएं। अब ये लगेगा तो इससे रोजगार भी होगा, आया जनरेट होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक क्रिटिकल जो है मटेरियल का, जो हमारे स्ट्रेटेजिक हितों को लेकर महत्वपूर्ण है, उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका निर्माण में हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। इसीलिए सरकार भी जो है ये 50% की जो राशि देने की योजना है वो इसीलिए है। रोजगार आदि तो है ही है, लेकिन हमारे जो स्ट्रेटेजिक हितों को ज़्यादा संरक्षित करने की है। इसी तरह की बात जो है फॉक्सकॉन के साथ भी चल रही है, अभी देखेंगे। ठीक है, और टावर सेमीकंडक्टर भारत में 65 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर चिप का निर्माण करना चाहता है, जिसका इस्तेमाल ऑटोमोटिव और पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक सहित कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। और आज हमारा अगर ऑटोमेटिक सेक्टर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण उसकी भूमिका बढ़ रही है। और जिस तरह से वो बढ़ रहा है, आगे जिस तरह से हमें ईवी लाना है, या जिस तरह से जो है अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है ईवी हम लाने की बात कर रहे हैं, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने की बात कर रहे हैं, उसमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इससे पहले जो है ये 2022 में इसने जो है इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम बनाया था, उसमें ये भी शामिल था, इंटेल भी शामिल था। इसने भारत में कहा था कि भारत में वो लगाने की बात की गई थी। हालांकि सरकार ने उस समय इसको स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उस समय बात चल रही थी कि इंटेल जो आपको पता होगा कि प्रोसेसर और चिप निर्माण की कंपनी है, वो इसको खरीदना चाहती थी, लेकिन बात नहीं बनी। तो ये अपना जो है, तब सरकार को ये अपना अलग से आई है, तो सरकार ने उम्मीद है कि इसको दे देगा। और अभी तक जो है अगर देखा जाए कि भारत में चिप निर्माण प्लांट को लेकर अभी तक क्या प्रगति हुई है, तो एक्चुअल में अभी तक चिप निर्माण को लेकर कोई कंपनी पूरी तरह से चिप निर्माण को लेकर नहीं आई है। फॉक्सकॉन जो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसके सीईओ को अभी पद्म भूषण दिया गया है, ताइवान की कंपनी, वो वेदांता के साथ मिलके जो है भारत में 16 या 18 अरब डॉलर, हाँ 19 अरब डॉलर की जो है 19.5 अरब डॉलर की प्लांट लगाने की बात थी, लेकिन दोनों में बात नहीं चली। हालांकि दोनों अलग अलग भारत में इस तरह के प्लांट लगाने की तरफ सहमत हुए हैं। ठीक है, जहाँ तक एक अमेरिका की कंपनी है, वो चिप की पैकेजिंग करता है। अमेरिका की कंपनी है, वो चिप की पैकेजिंग प्लांट है, पूरी तरह से निर्माण नहीं कर रहा है, लेकिन पैकेजिंग करता है। माइक्रोकेन टेक्नोलॉजी है, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी है, यह जो है यहाँ पे कर रहा है, और पूरी तरह से कोई फैब्रिकेशन प्लांट नहीं लगा है। ऐसे में अगर ये लगता है तो निश्चित रूप से भारत में सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण, और जब ये सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण की बात करते हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं भारत जो आगे आने वाली प्रौद्योगिकी है या आगे आने वाले जो आर्थिक अवसर हैं, उसमें हमें स्ट्रेटेजिक बढ़त और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला समाचार। अगला समाचार है, भारत ने खनिज सुरक्षा भागीदारी का लाभ उठाने के लिए जो है पहल फैसला लिया है कि हम भारत सरकार जो है खनिज सुरक्षा भागीदारी है, जिसमें हम जून 2023 में शामिल हुए हैं, उसका लाभ उठाया जा सके। तो देखिए, खनिज सुरक्षा भागीदारी अमेरिका के सहयोग के कई जो है 10-12 देशों का एक तरह से भागीदारी है, जो महत्वपूर्ण खनिज की वैश्विक स्तर पे उपलब्धता, उसकी खोज और उस तक पहुंच प्रदान करने के लिए लाई गई है। भारत भी इसमें शामिल हो गया है,
और ये जो भागीदारी लाई गई है यह चीन को विकल्प के रूप में या चीन को काउंटर करने के लेकर लाई गई है। ठीक है, तो ये हमारे लिए आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी ये हमारे लिए या रणनीतिक दृष्टि से भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चर्चा में क्यों है, अगर देखें बात को तो केंद्रीय खनन मंत्रालय ने जो है अमेरिकी नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा भागीदारी में साझेदार देशों द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक प्रस्तावों को केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को लिए जो है कहा है कि आप इसको देखो कि क्या क्या, और इस साझेदारी के जो भागीदार देश हैं वो क्या क्या ऑफर कर रहे हैं ताकि उन्हें विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्ति हासिल करने की अनुमति मिल सके। ठीक है, और इसने कहा है कि जो हमारी प्रमुख हैं जैसे इंडिया लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, एनसीएल इंडिया लिमिटेड है, एनटीपीसी लिमिटेड जैसे बहुत हैं, ये दुनिया अन्य देशों में लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट आदि को जो है सुरक्षित उनमें उनको हासिल करने में, उनके रिजर्व को हासिल करने में रुचि रख रही हैं। और इसी तरह के जो है समझौते ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए हैं, सब कुछ हुए हैं। जहाँ तक एमएसपी की बात कर ले या खनिज सुरक्षा भागीदारी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात कर ले तो भारत जो है जून 2023 में प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद इसमें शामिल हुआ है और यह एक अमेरिकी नेतृत्व वाला सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूरोपीय संघ सहित 13 देश शामिल हैं। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में सार्वजनिक और निजी निवेश को उत्प्रेरित करना है कि वैश्विक स्तर पर जो महत्वपूर्ण खनिज या क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी आपूर्ति कैसे सुनिश्चित किया जाए, उनके सप्लाई चेन को कैसे मतलब विकल्प तलाशा जाए, खासतौर से चीन के विकल्प के रूप में इसमें कैसे सार्वजनिक यानी सरकारों की और निजी क्षेत्रों की भागीदारी किया जाए, उसके लिए ये पहल है। ठीक है, अगर इसके बात करें तो इसके महत्वपूर्ण खनिज क्या होता है तो देखिए तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मेटल जैसे महत्वपूर्ण खनिज आज भी तेजी से बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, पवन टरबाइन, बिजली नेटवर्क से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक के लिए कई आवश्यक घटक है। इन्हें महत्वपूर्ण खनिज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जिन प्रौद्योगिकियों में प्रयोग किए जा रहे हैं वो प्रौद्योगिकियां भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। साथ ही में इनकी मांग स्वच्छ ऊर्जा और अन्य प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक है और आने वाले दशकों में उल्लेखनीय रूप से इसके बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, इस साझेदारी से भारत को क्या फायदा होगा, देखिए ये जो पहले तो एक लाइक माइंडेड देशों का है जो भी संगठन है, निश्चित रूप से ये चीन के विकल्प के रूप में है और चीन जिस तरह से उसने विभिन्न देशों में, चीन के पास खुद ही क्रिटिकल मिनरल का और खासतौर से रेयर अर्थ मेटल और हैवी रेयर अर्थ मेटल का बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो है ही है। और वो जिस तरह से अन्य देशों में अपनी पकड़ बना रहा है उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में ये सारे देश उसमें हैं। क्योंकि देखिए चीन क्या है कि इन सारे देशों में जो प्रमुख देश है उनकी कंपनियों में जो आप इनपुट के रूप में जो चीज़ें जाती थी वो चीन में निर्माण होती थी। अब ये देश स्वतः ही सप्लाई चेन के रिसाइलेंस के लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं उनमें उसमें चाहते हैं कि जो आपस के लाइक माइंडेड देश हैं उनके आपस में सहयोग से जो है ये चीज़ें की जा सके। तो इसमें निश्चित रूप से भारत अगर इसमें शामिल होगा तो इसका सार्वजनिक और निजी परिवहन में एक बड़े हिस्से को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में परिवर्तित करने के माध्यम से गतिशीलता क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी बदलाव आएगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहन के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करेगा, क्योंकि अब अगर हम अपने यहाँ सेमीकंडक्टर या फोटोवोल्टिक सेल इस तरह की चीज़ों को निर्माण चाहते हैं तो उसके लिए जो मिनरल चाहिए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही चीन में जो दुर्लभ खनिजों के प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है और कोबाल्ट जैसे तत्वों के लिए अफ्रीका में खदानों का अधिग्रहण किया है, इस नए गठबंधन का मुख्य रूप से चीन का विकल्प विकसित करने का केंद्रित माना जा रहा है। कि चीन ने अफ्रीका में बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन जहाँ पे भी चीन ने जो चीज़ें भारत अफ्रीका में विकल्प दे सकता है वहाँ पे वो चीन का मांग धीरे धीरे कम होता है। क्यों? क्योंकि भारत और चीन में अंतर है। चीन जहाँ जाता है वहाँ की लीडरशिप को करप्ट करता है, वहाँ के जो है संसाधनों का अनुचित दोहन करता है, और भारत वो व्यवस्था करता है जो दोनों देशों के हितों को साथ में रख के चले, इसलिए भारत की चीज़ों को वहाँ पे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी इसका PDF आपको हैंडआउट के रूप में मिल ही जाएगा। नमस्कार।